Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, अब चलेगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर, चलो इसको मिटा देते हैं ऊपर से। अब है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो, ये कूलाम के नियम में जो दो आवेशों के बीच में जो फोर्स लगता है, बल था ना, आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा। तो बल क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी वेक्टर फॉर्म जानना अनिवार्य है। तो हम वेक्टर फॉर्म जानते हैं। एक 3D सिस्टम लेते हैं, ये x, ये y और ये z, ये ओरिजिन मूल बिंदु। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे वाह। और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है। अब इस तरह से तुम्हें लगता होगा कि 90 90 90 270 हो गया, जबकि पूरा गोला होता है 360 का। ऐसा नहीं है। ये x और y अक्ष के बीच में 90 है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। y और z अक्ष के बीच में 90 है और z और x अक्ष के बीच में 90 है। 3D सिस्टम में यही होता है, 3 डायमेंशनल ये कार्टेशियन प्लेन है। देखो ये दिखाते हैं, ये ऐसे है हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से वर्टिकल मान लीजिए, ठीक है, और ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा है। अब बताइए, है ना तीनों 90? इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90 और आपस में इन दोनों में 90। ये 90 है और ये खड़ा कर दिया इस पॉइंट पर, ये खड़ा कर दिया तो सब 90 हो गया। कहने का मतलब केवल आपको इतना ही समझना है कि ये सब 90 है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट है जिस पर आवेश रखा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है r1, ठीक है, और ये q1 चार्ज रखा है इस पर। ये बिंदु है A, ठीक है, और दूसरा बिंदु है ये B, इस पर कितना q2 चार्ज रखा हुआ है और ये वेक्टर है r2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा q1 q2 के बीच का। तो पहले इसको निकाल लेते हैं ए बी को। सबसे पहले हम देखेंगे इन वेक्टर ट्राइंगल किसमें? ओ ए बी, इसमें क्या होगा? वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, ये इस तरह से है, पोजीशन वेक्टर है ओ ए प्लस ए बी और इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ये हम वेक्टर ट्राइंगल में जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर ऐसे है और ये ऐसे है,
ये कोई वेक्टर है ऐसे और एक वेक्टर ये है, तो सदिश त्रिभुज की विधि क्या कहती है कि इसका जो परिणामी होगा वो ये होगा। यानी अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये r बराबर हो जाएगा a प्लस बी। ये पढ़ाया था पहले फर्स्ट पेपर में वेक्टर में। ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यही रहेगी ये। तो यहाँ देखिए दिस वेक्टर प्लस इसको ऐसे मान लीजिए, ये और ये जुड़ करके यही तो आएगा। तो ये वेक्टर ट्राइंगल में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लेंगे और ऐसे भी लेंगे। ए बी की भी आवश्यकता पड़ेगी हमको और बी ए की भी पड़ेगी। तो वेक्टर ए बी, इसलिए इस पर कोई साइन लगाना अभी उचित नहीं है। ए बी का ही मतलब समझ लो कि ए से बी की तरफ। तो वेक्टर ए बी निकालिए, क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और वेक्टर ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, ओ बी क्या है R2 और ओ ए R1। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल लीजिए, आगे काम देगा। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच में हमने बताया कूलम्ब्स के नियम के अकॉर्डिंग एक फोर्स लगता है। ये Q1 Q2 पर एक फोर्स लगाता है और Q2 भी Q1 पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अभी हम Q1 पर Q2 द्वारा लगाए गए फोर्स के बारे में देखते हैं। तो फोर्स एट Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे F12, पहले आवेश पर दूसरे द्वारा लगाया गया फोर्स। कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन दूरी कौन सी लगेगी, BA 2 से 1 R21 और ये डिस्टेंस है इसका स्क्वायर R21 का, ऐसे मान लीजिए R21 का स्क्वायर, और इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो ये ए बी क्या है, ए से बी की तरफ। ठीक है, तो ये यहां दरअसल हमको एक थोड़ा सा यहां और कर लेना चाहिए। ए बी क्या है R12, ये है R12 वेक्टर ए बी को। ए बी क्या है, ए से बी की तरफ। यहां ध्यान दें, देखिए ये डिस्टेंस होती तो कोई बात नहीं, लेकिन वेक्टर फॉर्म है। ए बी का मतलब है ए से बी की तरफ। जब ए से बी की तरफ तो क्या हो गया R12, R12 वेक्टर है और इसका मतलब है R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार R21 हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। कैसे हो जाएगा R21, देखो हम बताते हैं इसको। इसी वेक्टर में ले लो, वेक्टर ट्राइंगल में OA, वेक्टर OA इसी ट्राइंगल में OA, या फिर इसको ले लीजिए, इधर से लेना पड़ेगा हमको, तो वेक्टर OB अब इधर को लेना पड़ेगा प्लस ये BA, वेक्टर BA, और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू OA। OB क्या है R2 प्लस BA क्या है R21, यहीं रख लीजिए वैल्यू, R2 से 1 की तरफ इज इक्वल टू OA क्या है R1, और R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यही हमने यहां मान लिया है, मतलब सॉल्व कर लिया है। तो इस वेक्टर ट्राइंगल के हिसाब से ये R21
हो जाएगा 2 से 1 की तरफ फोर्स होगा। और ये इतना हो गया, इतना समझ में आ गया, डिस्टेंस है r12 में r21 लगेगी, स्क्वायर है कूलम के नियम से। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में हम इसको दर्शाते हैं तो ये तो कांस्टेंट है, ये अदिश राशि है, तो यही आपका सदिश। अच्छा ये कैप क्या है, ये कैप और बता दें हम, अगर कोई वेक्टर है ए, इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। अगर हम खाली ए लिख दें तो इसका मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड, और अगर हम केवल दिशा निकालना चाहें तो उसका मतलब है ए कैप, ओनली डायरेक्शन शो करता है, इसका मैग्नीट्यूड शो नहीं करता, मैग्नीट्यूड ए शो करता है। और ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, वो उसकी देखिए, अगर किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाए तो क्या निकलेगा, ए की डायरेक्शन निकल आएगी, और इसको कैप कहते हैं, ए कैप, ठीक है। क्योंकि अगर हमने मान लो ये वेक्टर कोई एफ है, कोई वेक्टर एफ है, 5 न्यूटन फोर्स है और ये नॉर्थ की ओर है, ये डायरेक्शन है, और ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और हम अगर एफ की वैल्यू पूछें तो एफ का मतलब 5 न्यूटन ओनली मैग्नीट्यूड, और एफ कैप की वैल्यू पूछे तो ओनली नॉर्थ आएगा, डायरेक्शन पूछ रहा है कैप केवल, ठीक है। तो अब एफ का कैप कैसे निकलेगा, अगर किसी वेक्टर में हम इसके परिमाण का ही भाग दे दें, देना जरा, 5 न्यूटन नॉर्थ अपॉन 5 न्यूटन, कैंसिल हो जाएगा ना ये दोनों, तो नॉर्थ ही नॉर्थ बचेगा। कैप का मतलब है उसकी केवल डायरेक्शन, ठीक है, और ये किसी वेक्टर में उसके परिमाण से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो ये आ गया इक्वेशन 3, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इनटू R21 का कैप का मतलब क्या है कि वेक्टर R21 अपॉन R21, बिकॉज ऑफ R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है, यही होगा ना। इसका कैप अगर निकालेंगे तो अभी हमने बताया कि वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड का डिवाइडेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट में क्या कर देंगे, फोर्स F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ये R21 का स्क्वायर है ये, और ये R21 है, क्यूब हो गया। आगे करिए, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये है F12 फोर्स। इसमें कोई प्रॉब्लम भाई? देखिए अब ये मोड क्या है, अगर किसी, यहां समझ लीजिए, अगर मान लो वेक्टर ए है कोई भी और हम इसका परिमाण बोलें, मैग्नीट्यूड बोलें, तो इसको हम ए से दिखाते हैं, वेक्टर को हटा दो केवल परिमाण रह जाएगा। जैसे एक एग्जांपल फोर्स का ही ले लेते हैं, मान लो वेक्टर एफ है, कोई फोर्स है 5 न्यूटन और ईस्ट पूर्व दिशा में लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एफ क्या है तो आप केवल 5 न्यूटन बोलेंगे, ठीक। और इसी एफ को हम एफ से भी दिखाते हैं परिमाण को, और या फिर वेक्टर एफ का मोड ले लीजिए, इसका भी मतलब 5 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड है, ठीक। किसी वेक्टर का अगर मोड ले लिया, वेक्टर का तो इस तीर का मतलब खत्म, एफ ही हो गया ये, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये R21 है तो R21 का मतलब क्या, R12, ये R1 माइनस R2, तो इसका दे था मैग्नीट्यूड, तो हमने वेक्टर का मोड ले लिया वेक्टर लगा करके, और R21 की वैल्यू रख दी R1 माइनस R2, और यहाँ भी
R21 वेक्टर था तो R1 माइनस R2, यही F12 है जो 2 द्वारा 1 पर अप्लाई किया जा रहा है फोर्स इधर, ठीक है। अब हम 1 के द्वारा 2 पर अप्लाइड फोर्स निकालेंगे, तो इसको हटा देते हैं, हटा दें क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, ये तो सबको पता ही है, ध्यान रखना है इसका, स्कैन कर लो एक बार माइंड में, मोबाइल से तो सब स्कैन करते हैं। देखो फोर्स ऑन Q2, चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। अब Q1 के कारण इस Q2 पर कितना चार्ज होगा, कितना फोर्स लगेगा, वो हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन कौन सी डिस्टेंस लगेगी, देखिए R12 का स्क्वायर, कैसे, F21 इस पर ये कितना फोर्स लगाएगा, तो डिस्टेंस AB आएगी, AB का मतलब क्या है R12, 1 से 2 की तरफ, ठीक है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे R21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप, ठीक है। और F21 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, ये तो इक्वेशन जो मानते रहे ना, इसको आगे करते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0, हमें जरूरत पड़ेगी तो दोबारा लिख लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू कैप का वैल्यू रखिए R12 वेक्टर अपॉन R12, ठीक है। और F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R कितना है R12 क्यूब और R12 का वेक्टर, ठीक है। अब इसको अपने शब्दों में लिख लीजिए, F21 इज इक्वल टू, अपने शब्दों का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर मोड क्यूब और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया। और देखो एक बात और विशेष ध्यान देने की है कि अगर ये ऐसे माध्यम में रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक K है, तो ये K रहेगा, यहाँ पर K रहेगा, अभी मैं एयर की बात कर रहा हूँ इसलिए K का वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा F21। अब हम देखते हैं इससे हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि F12 कितना था, चलो यहाँ इसको, ये देख लिया आपने, चलो इसको हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिला कि F12 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में, और F21 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। अब इसमें क्या अंतर है, देखिए R21 या R12, R21 का मतलब क्या है, 2 से 1 की तरफ, या R12 1 से 2 की तरफ, तो दूरी तो इतनी ही रहेगी, दूरी थोड़ा ही बदल जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब का F12 और F21 दोनों फोर्स बराबर हैं, ठीक है, परिमाण में, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, परिमाण बराबर है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ये R21 कैप है F12 का, F12 का ये क्या है, इधर है, ठीक है,
और इसका किधर है 2 1, 2 से 1 की तरफ है 1 2 का, और 2 1 का 1 से 2 की तरफ है, ये 1 है 1 से 2 की तरफ है इधर F21 परिमाण में बराबर है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन निकला, तो ये रिलेशन किसका है, एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का। और ये सेंट्रल फोर्स है, दो चीजें हमें पता लगती है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये फोर्स एक्टिव होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेम नेचर के चार्ज में क्या लगता था, रिपल्सन, और अपोजिट नेचर में क्या लगता था, हमने बताया था, तो हमने बताया ही तो था, लेकिन इसको प्रूव कर देते हैं, अट्रैक्शन लगता है। देखिए F12 या F21 जो भी है ले लेते हैं, तो हमारा वेक्टर क्या है, F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप, ये है। और F है, यही तो है, और F12 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप, यही तो है हमारे फोर्स के वेक्टर। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर ये दोनों सेम नेचर के हैं, ठीक है, हम सेम नेचर के देखते चलते हैं, इनको क्या लेके चलते हैं, चलो हटा दें इनको, और सेम नेचर पर लेकर चलते हैं, सेम नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो Q1 Q2 कैसा आएगा, इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आएगा। अगर ये दोनों प्लस प्लस है तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, प्लस आएगी, और ये दोनों माइनस माइनस है तो भी प्लस आएगी, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो F21 क्या हो जाएगा, F21 किसके अकॉर्डिंग है, R12 के, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, R12, ये डायरेक्शन होगी। F21 यानी इस पर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स कैसा होगा, R12, इस डायरेक्शन में F21, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। और इसी प्रकार F12 क्या हो जाएगा, 21, इस 1 पर इसके द्वारा लगाया गया फोर्स 21 के अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा। तो F12 इधर और F21 इधर, रिपल्सन हो गया। अगर ये नेगेटिव चार्ज है दोनों, ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात हुई, ये अगर माइनस के चार्ज है तो भी यही होगा, F21 देखिए वही कंडीशन होगी। अब अपोजिट नेचर के लिए देखिए, फॉर अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस, F21 को देखिए क्या होगा, हाँ इसके लिए क्या होगा, Q1 Q2 इज लेस देन 0 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तब भी माइनस का होगा, और ये
नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तब ये अपोजिट नेचर की जो मल्टीप्लाई है, तो माइनस का हो जाएगा, तो F21 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -R12, F21 -R12 हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट चार्ज में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत हो जाए। F21 पर कैसा होगा, F21 किसके अकॉर्डिंग होगा, -R12 के, R12 के माइनस, यानी कि इधर। ठीक, कहने का मतलब है कि ये भी बात प्रूव होती है कि सेम नेचर के चार्जेस में रिपल्सन और अपोजिट नेचर के चार्जेस में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है। ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म था। ठीक है, अगर एक बार ट्राई करें, इसको पढ़ के देखें, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। ठीक, ओके, थैंक यू।